नमस्कार। देशकाल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इतनी विशाल अंतर से जीत हासिल करने के बाद भी सरकार बनाने में उन्हें 10 दिन लग जाएंगे, बल्कि तब 10 दिन बाद भी वो सरकार के बारे में स्पष्टता के साथ बात करने की स्थिति में नहीं होगा। कमाल है कि महायुति के तीनों धड़ों ने ज़बरदस्त जीत हासिल की, लेकिन अभी तक न तो वो अपना मुख्यमंत्री तय कर पाया है, न ही राज्यपाल के पास जाकर सरकार बनाने का दावा पेश कर पाया है। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायक दल की अभी तक बैठक भी नहीं हुई है और उसमें कौन नेता होगा, नेता पद का चुनाव भी नहीं हुआ है। तो ये बीजेपी हाईकमान के लिए बहुत बड़ी चुनौती भी है, सिरदर्द भी है। और ये सारी चुनौती और सिरदर्द खड़े किए एक नेता ने। उनका नाम है एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अभी भी हैं, वो कार्यवाहक सही। और वो चकर घिन्नी का नाच नचा रहे हैं बीजेपी के टॉप लीडरशिप को, जो खुद को चाणक्य मानते हैं, राजनीति का विद्वान मानते हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि इस शिंदे से कैसे निपटा जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे बहुत ही मिले जुले ढंग से अपने पासे फेंक रहे हैं। वो एक तरफ ये भी नहीं कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री पद का दावेदार नहीं हूँ, बार बार अपना दावा वो जताते हैं कि महाराष्ट्र की जनता ने उनको चुना है, उनका विश्वास है, उनकी सरकार पर विश्वास व्यक्त किया है। और दूसरी तरफ ये भी कहते हैं कि मोदी शाह जो कहेंगे वो उनको स्वीकार कर लेंगे। लेकिन अंदर खाने वो मोदी शाह को क्या संकेत दे रहे हैं, बीजेपी की लीडरशिप को क्या संकेत दे रहे हैं, जिससे मोदी शाह कुछ तय नहीं कर पा रहे हैं कि आखिरकार इस सिचुएशन से निपटा कैसे जाए। हालांकि बीजेपी के पास अच्छी खासी सीटें हैं, वो चाहे तो अपने दम पर सरकार बना सकती है, उसे कहीं से कोई चैलेंज नहीं है। अजित पवार का समर्थन तो उसके पास है ही, लेकिन उसके सामने समस्या ये है कि वो शिंदे को नाराज़ भी नहीं कर सकते। शिंदे जो एक ताकतवर नेता के रूप में उभरे हैं, उनकी पार्टी ने 57 सीटें जीती हैं, और अगर चुनाव में जो व्यक्ति नेतृत्व कर रहा हो आपके गठबंधन का, वही आपकी सरकार में शामिल ना हो, बाहर बैठने की बात करे, बाहर से समर्थन देने की बात करे, तो ये बीजेपी के लिए, हाईकमान के लिए बहुत बड़ी किरकिरी का विषय हो जाता है। शिंदे यही खेल खेल रहे हैं, वो चूहे बिल्ली वाला खेल खेल रहे हैं। वो इस बिल से निकलते हैं, उस बिल में चले जाते हैं। अस्वस्थ होने का बहाना करके अपने गांव चले गए, वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर ली, फिर मुंबई आ गए, और मीटिंग के जिस दिन मीटिंग होनी थी उस दिन वो फिर बीमार पड़ जाते हैं, और ये मीटिंग टलती जा रही लगातार। जाहिर है कि मीटिंग क्यों टल रही है। अगर सब कुछ तय हो गया होता तो न शिंदे बीमार पड़ते और न मीटिंग्स टलती, लेकिन मीटिंग लगातार टल रही है। तो इसीलिए कि बीजेपी जो चाहती है वो हो नहीं पा रहा है, शिंदे उसको होने नहीं दे रहे। ये कहा जाता है, माना जाता है कि बीजेपी तय कर चुकी है कि वो देवेंद्र फडणवीस को ही मुख्यमंत्री बनाएगी, और ऐसा लगता है कि एकनाथ शिंदे भी तय कर चुके हैं कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे तो वो तो उनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं होंगे, उस सरकार में भी शामिल नहीं होंगे। ऐसा भी सुनने में आ रहा है। शिंदे के खेमे की तरफ से इशारे किए जा रहे हैं कि वो बाहर से समर्थन दे देंगे सरकार को। अगर ऐसा होता है, सरकार तो बन जाएगी, लेकिन ये फजीहत होगी मोदी शाह की कि वो अपने गठबंधन को चला नहीं पा रहे हैं, अपने साथ नहीं रख पा रहे हैं। और बाहर से समर्थन देने का मतलब है कि बीच बीच में शिंदे समस्याएं भी खड़े करेंगे, प्रश्न भी खड़े करेंगे, और अपने ऑप्शन भी खुले रखेंगे कि कब इधर से उधर, उधर से इधर जाया जा सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा जो शुरू में लग रहा था कि ये एक नूरा कुश्ती चल रही है। शिंदे चाहते हैं कि एक ऐसी स्थिति बने जिसमें ये न लगे कि उन्होंने मोदी शाह के सामने समर्पण कर दिया है,
अपनी ताकत का प्रदर्शन इसीलिए वो कर रहे हैं, बार बार अपना दावा पेश कर रहे हैं ताकि उनके मतदाताओं में मैसेज जाए। जो शिवसेना है, चाहे जो शिवसेना उनकी अपनी हो चाहे उद्धव ठाकरे की हो, उसमें मैसेज जाए कि वो मराठा नेता है, वो अंत तक लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, वो पीछे नहीं हट रहे हैं, वो सरेंडर नहीं कर रहे हैं। जो कि पहले लग रहा था कि वो 1 मिनट में सरेंडर कर जाएंगे, और सरेंडर करने की बहुत सारी वजहें सबको पता है कि शिंदे के खिलाफ भी बहुत सारे केसेस हैं, ईडी और इनकम टैक्स वगैरह की। वो फाइलें केंद्र सरकार के पास हैं, उनकी पार्टी के और भी बहुत सारे नेताओं के खिलाफ इस तरह की फाइलें हैं। लेकिन अब इसका एक काउंटर सवाल भी आ गया है, काउंटर नैरेटिव भी आ गया है कि अगर उनके पास फाइलें हैं तो शिंदे के पास भी फाइलें हैं। जो 2.5 साल में सरकार चली है उसमें उस सरकार से क्या क्या कैसे करवाया गया है, हुआ है, कहाँ चूक हुई है, उनकी फाइलें भी शिंदे के पास हैं। और अगर वो इस पर उतारू होते हैं तो शिंदे भी एक पलटवार कर सकते हैं, और वो मोदी शाह के लिए बहुत डैमेजिंग होगा। तो मोदी शाह इसीलिए एक्सट्रीम स्टेप नहीं ले पा रहे हैं कि शिंदे को दरकिनार करके अपनी सरकार बना ले। उसकी बहुत बड़ी वजह ये है कि वो शिंदे को नाराज़ करने की स्थिति में नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि शिंदे नाराज़ होकर अलग थलग चले जाएं और कल को बड़ी समस्या का कारण बन जाए। शुरुआत में ही मैसेज गलत चला जाएगा कि ये तीनों दल एक साथ रह नहीं पाए। फिर ये भी मैसेज जाएगा कि जैसे उद्धव ठाकरे के साथ धोखाधड़ी की गई, उसी तरह से शिंदे को की पीठ में भी छुरा भोंक दिया बीजेपी ने। क्योंकि पूरे चुनाव के दौरान तो कभी नहीं कहा गया कि शिंदे मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये माना जाता है कि इस जीत में शिंदे की बड़ी भूमिका थी, क्योंकि वही 4-5 महीने में लोकसभा चुनाव के बाद उन्होंने ही गेम पलटा है। इसका श्रेय उनको दिया जाता है। अब कितना सही है कितना गलत ये अलग बात है, लेकिन ये उनको श्रेय दिया जाता है। और अगर उनको उसके बावजूद मुख्यमंत्री पद नहीं दिया जाता है तो ये एक और दूसरे तरह का मैसेज जाता है। तो बीजेपी ये जो मैसेजिंग की समस्या है, नैरेटिव की समस्या है, उससे जूझ रही है। दूसरी बात जो मैं कह चुका हूँ कि शिंदे के पास भी डॉक्यूमेंट्स हैं, फाइलें हैं, और उनका इस्तेमाल वो कर सकते हैं कि भाई अडानी को धरावी देने के लिए किस तरह से प्रेशर पीएमओ की तरफ से आया है। हो सकता है इस तरह की उनके पास इंफॉर्मेशन हो, दस्तावेज हो, जिसके बल पर वो मोदी शाह के लिए ऐसी मुसीबत खड़ी कर दें जिससे निपटना उनके लिए मुश्किल हो जाए। तो ये चैलेंज जो मोदी शाह के सामने शिंदे ने प्रस्तुत किया वो अद्भुत है। ये अभी तक भारतीय राजनीति में जब से मोदी शाह आए हैं उन्हें किसी क्षत्रप ने इस तरह से चैलेंज नहीं किया। वसुंधरा राजे ने भी चैलेंज किया, लेकिन वो खामोश रह गई, उन्होंने कुछ और नहीं किया। किसी तरह का दबाव बनाने में वो कामयाब नहीं हुई। वो अलग थलग थी, अलग थलग पड़ी हुई हैं। राजस्थान में सरकार बन गई, चल रही है, वसुंधरा राजे का कोई से नहीं है। लेकिन यहाँ पर स्थितियाँ बिल्कुल विकट हैं। शिंदे कोई भी खेल कर सकते हैं। अब आप सोचिए कि अगर शिंदे नाराज़ हो जाए और वापस शिवसेना के साथ मिल जाए और उधर अजित पवार एनसीपी में चले जाए और कांग्रेस अगर थी तो उनकी 150 सीटें उनकी हो जाती हैं। फिर क्या होगा? फिर तो बीजेपी के लिए और भी कठिन हो जाएगा अपनी सरकार को बचाए रखना। जोड़ तोड़ करके वो बनाएगी भी तो उसको बनाए रखना भी मुश्किल हो जाएगा और चलाना मुश्किल हो जाएगा। अगर ये 3 पार्टियां एकजुट होकर सदन में मुकाबला करने बैठ गई तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। दबाव बनाने की कोशिशें दोनों तरफ से ज़बरदस्त तरीके से हो रही होंगी और हो सकता है कि अब जब बैठक हो, पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिए हैं बीजेपी ने, लेकिन हालांकि पर्यवेक्षकों के जो नाम आए हैं वो बहुत ही हास्यास्पद हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन को बनाया गया है पर्यवेक्षक और जो गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, उनको ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया है। अब ये दोनों की राजनीतिक समझ संदेह के घेरे में, इस तरह की जो जटिल परिस्थितियों में हैं वो क्या इसमें कर पाएंगे। हाँ, अगर सिर्फ इतना है कि वो मोदी शाह से एक पर्ची ले जाना है उनको और किसी नेता से उसको पढ़वाना है,
तो बात अलग है, फिर तो कुछ करना नहीं है इनको। लेकिन अगर उन्हें इन तमाम तीनों गठबंधन के तीनों घटकों में सामंजस्य क्रिएट करना है, उनको आपस में मेल जोल करके एक साथ लाना है, तो वो चुनौती जब मोदी शाह नहीं उससे निपट पा रहे हैं, तो ये निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी कैसे निपटेंगे? इनकी तो कोई एक्सेप्टेबिलिटी भी नहीं है वहाँ। इन गठबंधन के नेताओं में इन दोनों नेताओं की ना तो वैसी कोई प्रतिष्ठा है और ना ही स्वीकार्यता है, तो ये तो वहाँ कुछ करने की स्थिति में है ही नहीं। तो ये बेसिकली हाईकमान का एक मैसेज कैरी करने के लिए जा रहे होंगे, भेजे जा रहे होंगे, और इनका रहना ना रहना कोई मायने नहीं रखता। असल बात ये है कि बीजेपी हाईकमान मोदी शाह चाहते हैं कि देवेंद्र फडणवीस बने। वो आरएसएस को भी खुश रखना चाहते हैं, क्योंकि आरएसएस भी चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने, पेशवा शाही फिर से आए। 100 साल पूरे होने वाले आरएसएस के, तो उनका अपना एक दुलारा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, ये उनकी चाह है और ये चाह को पूरा करना चाहते हैं मोदी शाह। लेकिन एक दूसरा पेच भी है। कहा जा रहा है कि अमित शाह नहीं चाहते कि देवेंद्र फडणवीस बने, क्योंकि देवेंद्र फडणवीस अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो प्रधानमंत्री पद के भी एक ताकतवर दावेदार हो जाएंगे, जो कि अमित शाह नहीं चाहते। वो अपने प्रतिद्वंदियों को धीरे धीरे काट छांट कर छोटा करने में लगे हुए। योगी आदित्यनाथ को कमज़ोर कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को भी कमज़ोर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि इस तरह का कोई नेता उभरे जो उनको चैलेंज करे। तो ये भी माना जा रहा है कि शिंदे और अमित शाह में कोई आपस में कोई एक अंडरस्टैंडिंग है, जिसके तहत शिंदे ये पोजीशन ले रहे हैं कि ऐसी स्थिति बन जाए जिसमें ये हो कि देवेंद्र फडणवीस तो स्वीकार्य है ही नहीं, अब किसी तीसरे चौथे नेता को लाया जाए और फिर उसमें विनोद तावड़े हों या महाराष्ट्र के बीजेपी में और भी जो नेता हैं उनमें से किसी बावनकुले या किसी को बना दिया जाए, और ये अमित शाह का भी मामला सुलझ जाएगा और एकनाथ शिंदे का भी जो ईगो है वो तुष्ट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस नहीं बन पाए हैं, उनके अधीन वो काम नहीं करेंगे। और हो सकता है अगर कोई और बने तो उसके साथ भी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप न लें, बाहर रहें, किसी और को डिप्टी चीफ मिनिस्टर दे दें। ये सब अरेंजमेंट हो सकते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में अगर बड़े पेच हैं तो देवेंद्र फडणवीस हैं, शिंदे हैं, अमित शाह, ये तीनों का जो इक्वेशन है वो पूरा खेल बनाएगा या बिगाड़ेगा। तो हमें देखना है अगले 1-2 दिन में चीज़ें कैसे शेप लेती हैं। शिंदे अपने स्टैंड पर कायम रहते हैं या पलटते हैं, अमित शाह देवेंद्र फडणवीस को किनारे लगाने में कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, और क्या पर्ची से मुख्यमंत्री वहाँ बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।